हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम डोज। मैं नवीन कुमार, पीएचडी स्कॉलर एट एमएनआईटी इलाहाबाद। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा से एग्जाम्स में पूछे गए हैं और हम उनको गलत करके चले आते हैं। तो पहला प्रश्न है, इफ अ मैन इज सिटिंग इन अ सैटेलाइट साइकिलिंग राउंड द अर्थ, यदि कोई व्यक्ति उपग्रह में बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तो उसका मास 0 हो जाएगा और वेट कांस्टेंट रहेगा, या फिर मास कांस्टेंट रहेगा और वेट 0 हो जाएगा, या फिर दोनों मास और वेट दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे, या फिर मास और वेट दोनों ही 0 हो जाएंगे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मास कांस्टेंट रहेगा और वेट 0 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ऐसा क्यों होगा, वेट 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम किसी सैटेलाइट में बैठ के पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे हैं तो हमारा जो वेट है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाएगा और हमारे पे जो नेट ग्रेविटी इफेक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसलिए हमको वेट प्रतीत नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, वेव्स ट्रांसमिट, वेव क्या ट्रांसमिट करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? क्या वो मास ट्रांसमिट करती हैं, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिट करती हैं, या वेवलेंथ ट्रांसमिट करती हैं, या एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं? तो वेव ट्रांसमिट करती हैं एनर्जी। तो इसका सही आंसर है डी, एनर्जी। मास वेव कांस्टेंट रहता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड वेव का होता है पर वो उसको ट्रांसमिट नहीं करती। वेवलेंथ भी वेव की फिक्स होती है, वो उसको ट्रांसमिट नहीं करती। बट जो एनर्जी है, वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसमिट करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, किसी रेडिएशन की एच म्यू के बराबर होती है। म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो वो क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसमिट करती है वेव। तो अगला प्रश्न है, साउंड इज इंटेंसिफाइड इन अ स्टेथोस्कोप ड्यू टू, जो स्टेथोस्कोप होती है उसमें ध्वनि किस कारण से तीव्र होती है या तेज होती है? तो वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रेजोनेंस ऑफ साउंड, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जो साउंड है वो अंदर बहुत सारे रिफ्लेक्शन करती है, उसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी या फिर तीव्रता वो बढ़ जाती है। तो जो हमारा जो स्टेथोस्कोप है वो किस वजह से काम करता है या इंटेंसिफाई करता है साउंड को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। अगला प्रश्न, एयर कूलर इज मोर इफेक्टिव इन, जो एयर कूलर होता है वो कहाँ ज्यादा प्रभावी होता है? तो वो एयर कूलर कोस्टल एरिया में ज़्यादा प्रभावी रहेगा, डेजर्ट रीजन में प्रभावी रहेगा, या फिर फॉरेस्ट एरिया में प्रभावी रहेगा, या फिर हिल रीजन में? तो इसका सही आंसर है बी, डेजर्ट एरिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर डेजर्ट में कोई हवा है तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उसमें जो वेपर है, वाटर वेपर है, उसकी मात्रा कम होगी। तो जैसे ही जो एयर है, ड्राई एयर है, वो क्या करेगी, कांटेक्ट में आएगी पानी के, तो क्या होगा, जो एवोपरेशन रेट है वो एवोपरेशन रेट बढ़ जाएगा। तो एवोपरेशन रेट बढ़ जाएगा तो जो एयर है वहां से हीट लेके पानी क्या होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो उस प्रोसेस में पानी की वजह से क्या होगा, पानी जो एनर्जी लिया एयर से, तो इसकी वजह से एयर की हमारा जो तापमान है वो कम हो जाएगा, इसलिए हमको ठंडा महसूस होगा। तो इसका सही आंसर है डेजर्ट रीजन। अगला प्रश्न, फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन आर रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है? क्या वो टेम्परेचर को रिड्यूस करता है, या टेम्परेचर को बढ़ाता है, या टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट को घटाता है? तो इसका सही आंसर है, जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो क्या काम करता है, वो करता है टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन करता है, मेंटेन द टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा सी, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। अगला प्रश्न, टू ब्लॉक्स ऑफ आइस व्हेन प्रेस्ड टुगेदर जॉइन टू फॉर्म वन ब्लॉक बिकॉज, बर्फ के दो ब्लॉक जब आपस में दबाया जाता है तो वह एक ब्लॉक बन जाता है। ऐसा क्यों, ये किस वजह से होता है? एक्चुअली होता क्या है कि जब हम दो ब्लॉक को, आइस को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, जो रीजन है जहां पे हमने दो
आइस ब्लॉक को दबाया है या प्रेस किया है, तो जो रीजन है जहाँ पे दो ब्लॉक मिले हैं वहाँ क्या होगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आइस है वो पिघल जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है तो इस वजह से क्या है, आइस क्या करेगा, पिघल जाएगा। आइस पिघल जाएगा वहां पर तो पानी फॉर्म हो जाएगा। तो जैसे ही पानी फॉर्म हुआ और हमने अब क्या है, प्रेशर कम कर दिया या फिर अब हमने दबाना बंद कर दिया, तो उस प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर फिर से बढ़ेगा और मेल्टिंग पॉइंट फिर से बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, फिर से फ्रीजिंग हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि एक ब्लॉक बन जाएगा। तो इस तरीके से जब हम दो ब्लॉक को प्रेस करते हैं तो वो एक ब्लॉक बन जाता है आइस का। ये किस वजह से होता है, डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, विच इफेक्ट हेल्प्स इन नोइंग द नेचर ऑफ यूनिवर्स। कौन सा प्रभाव ब्रह्मांड की प्रकृति को जानने में मदद करता है कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है या सिकुड़ रहा है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है डोपलर इफेक्ट। डोपलर इफेक्ट से हमको पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। वो हम किस बेसिस पे बताते हैं, एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट हमको क्या बताता है कि अगर कोई सोर्स या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो टाइम है एक पॉइंट से या सोर्स से ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर तक जो वेवलेंथ का पहुंचने का टाइम है या वेव का पहुंचने का टाइम है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो उस वजह से जो चेंज आता है हमको, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये बताते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास आ रही है या दूर जा रही है। तो इस बेसिस पे हमको पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड है वो क्या है, एक्सपेंड हो रहा है। अगला प्रश्न, डेप्थ ऑफ ओशंस इज यूजुअली मेजर्ड इन। जो ओशियंस होते हैं या समुद्र होता है उसकी गहराई किस में मापी जाती है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदम्स में। बी, इसका सही आंसर है बी। और ये नॉटिकल माइल्स के बारे में भी आपको पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है, जो हम डिस्टेंस नापते हैं या दूरी नापते हैं समुद्र में, तो उसको हम नापते हैं नॉटिकल माइल्स में। अगला प्रश्न, फिश कैन सर्वाइव इनसाइड अ फ्रोजन लेक। जो मछलियां होती हैं जमी हुई जो झील है उसके अंदर जीवित रह पाती हैं, उसका कारण क्या है। फिश आर कोल्ड ब्लडेड, फिश कैन ब्रीथ इन आइस, फिश मूव्स टू द बॉटम ऑफ लेक, फिश जम्प्स ओवर द आइस। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर होगा फिश मूव्स टू द बॉटम ऑफ लेक। एक्चुअली होता क्या है कि ठंडी की वजह से टेम्परेचर गिरता है, तो उसकी वजह से जो पानी की सतह है, जो ऊपर की सतह है वो क्या करती है, जम जाती है। तो जैसे ही जम जाएगी तो अब जो एयर की जो सतह है या फिर एयर की झिल्ली है उसमें क्या होगा, वो क्या करेगी, अब जो हमारी ठंडी हवा है या ऊपर जो टेम्परेचर कम है अब उसको नीचे तक ट्रांसमिट नहीं करने देगी या स्लोली ट्रांसमिट होगा। तो जो नीचे का टेम्परेचर है, जो बर्फ के नीचे का टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। तो अगर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है पानी का नीचे, तो क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं जो डेंसिटी होती है, पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसलिए घनत्व ज्यादा है पानी का, इसलिए क्या करेगी, बर्फ जिसकी डेंसिटी कम है वो पानी के ऊपर तैरती रहेगी। तो फिश अगर पानी में पहुंच जाए जहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो वो जीवित रह सकती हैं। तो इस वजह से अगर कोई झील है जिसमें बर्फ जम चुकी है उसके बावजूद भी मछलियां जीवित रह सकती हैं। अगला प्रश्न, विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य किसमें होती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे या माइक्रोवेव। तो सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वो होती है गामा रे के पास। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो एनर्जी होती है वो गामा रे के पास सबसे ज्यादा होती है। तो एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। तो गामा रे के पास एनर्जी ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, बट उसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ गामा रे की होती है। ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के अगर आपको जानना है या पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।